वेलकम टू जर्नी। एक नया जो फिल्म मेकर होता है वो कैसे बनाता है फिल्म, खासतौर पे तब जब उसके पास और कुछ नहीं है, साधन नहीं है, तजुर्बा नहीं है, धन नहीं है, सिर्फ उसका एक जुनून है, एक पैशन है, एक लगन है। तो कैसे बना लेता है? जैसा मैंने अभी कहा, शायद उस शब्द का नाम है जुनून, एक किस्म का दीवानापन। मेरे खुद के साथ यही हुआ जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई। एक बार फिर मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन चुका था, क्रिएटिव था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी, कोई साल भर कोशिश करता रहा, बहुत कोशिश की मैंने, बड़े अच्छे अच्छे प्रपोजल बनाए कि कोई मुझे फाइनेंस करे, किसी ने नहीं किया। हर बार हर जगह काफ़ी वक्त बर्बाद किया बहुत से लोगों ने, किसी किसी ने तो साल भर चक्कर कटाया और आखिरकार कुछ नहीं हुआ। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि विनोद पांडे साहब, यू स्टैंड अलोन। अगर आपको बनाना है फिल्म तो आपको पूरा सब कुछ अपने ऊपर करना होगा। यू विल हैव टू बिकम योर ओन फाइनेंसियर। और जब कई लोग होते हैं, मैं भी शायद उनमें से थोड़ा बहुत हूँ, एक किस्म की धृष्टता होती है। जब बार बार रिजेक्शन मिलता है, यू आर डिनाइल मिलता है, दरवाजे स्लैम होते हैं आप पर, तो उतने ही आपकी दीवानापन बढ़ता चला जाता है। और ये जो जुनून था वो मेरे अंदर बढ़ता चला गया। तो मैंने फिल्म कैसे अपने आप शुरू की। मैं एक दिन बैठा, मैं बहुत नाप तोल कर खर्च करता हूँ, संभाल के चलता हूँ। मैंने हिसाब लगा लिया पूरी फिल्म का और मैंने कहा इसको कम से कम करें तो कितना होगा, वो सब हिसाब लगाया। कहाँ से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पैसा, कुछ राशि इकट्ठी हो गई थी मुझसे इस दौरान, जबकि दूसरों के रिजेक्शन मिल रहे थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सही क्रेडिट्स मिल जाएं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो भी करूँ लंदन में ही करूँ। पर कुछ एक चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अच्छी तरह से म्यूज़िक यहाँ नहीं हो सकता, और म्यूज़िक इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो मुझे बम्बई जाना ही पड़ेगा। मैंने उसका हिसाब लगा लिया। उसके लिए शुरू में ज़रा बम्बई में ही रुपयों का इंतज़ाम करना था, तो उसका इंतज़ाम मेरे एक क्लाइंट के ज़रिए हो गया। डारबुक एक स्पोर्ट्स एजेंसी थी और मैं उनका अकाउंट देखता था लंदन में। तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनका एडवर्टाइजिंग करता ही था, तो उन्होंने मुझे ये इंतज़ाम कर दिया कि जब मैं अपने गाने वगैरह रिकॉर्ड करूँगा तो उसके पैसे उनका दफ्तर दे देगा और यहाँ आकर जो बिल्स बनेंगे एडवर्टाइजिंग के उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब सिचुएशन आई आर्टिस्ट की। 3 मेन आर्टिस्ट थे। मैंने बहुत कोशिश की थी साल भर कि सारे वहीं हो जाएं लंदन में ही, ताकि पैसा कम लगे। एंड आई रियलाइज नो, इट्स नॉट हैपनिंग। तो कम से कम 2 आर्टिस्ट तो डेफिनेटली बम्बई से ही लाने पड़ेंगे। एक तो फिल्म स्टार का रोल करने वाले और एक हीरोइन। जो तीसरा एक्टर था जिसे लवर बनना था, उसके लिए एक शख्स को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। रिजेक्ट भी नहीं किया था और सेलेक्ट भी नहीं किया था, पर उसके लिए भी मैं ओपन माइंडेड में मुंबई आ गया। गाने रिकॉर्ड करने के साथ साथ मैंने कास्टिंग शुरू की और मुझे बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा कि 2 कास्टिंग तो मेरी बहुत ही उम्दा हो गई, जिसमें फारूक शेख, जो अब नहीं है, मरहूम फारूक शेख, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने खुद तो फिल्म एक्सेप्ट नहीं की, जो उसी तीसरे आर्टिस्ट के लिए थी, जो कि लवर बनता है, क्योंकि वो अनुबंधित थे यश चोपड़ा जी के साथ। पहली फिल्म उनकी रिलीज होनी थी। लेकिन दूसरे आर्टिस्टों के सिलेक्शन में मुझे बड़ी मदद मिल गई, खासतौर पे हीरोइन की, दीप्ति नवल। वो किस्सा कभी और सुरेश ओबराय, वो भी जब मिलने आए, और जिस तरह से मेरा एक तरीका होता था कि मैं स्क्रिप्ट के पोर्शंस पहले सुनाता था, फिर उसे करवाता था और खुद करके बताता था, वो वैसा ही करते थे और इतने अच्छे होते थे कि मुझे एक किस्म का लालच होता जा रहा था। वही दीप्ति के साथ हुआ कि सोचा था आध घंटे की
रीडिंग करेंगे 2-2 3-3 घंटे की हो गई। इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लेकिन तीसरा आर्टिस्ट कुछ मिला भी नहीं। कुछ मेरे मन में एक किस्म का ये रहा कि यार वो आर्टिस्ट जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है शायद उससे काम चल जाएगा लंदन में, और वो पैसे भी बच जाएंगे, उसको वहीं के वहीं देना होगा, ठहराना नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। मैं लंदन वापस आ गया म्यूजिक ट्रैक्स लेके। अब मैंने उस आर्टिस्ट को बुलाया, वो भी एक नया शख्स था। एंड नाउ आई रियलाइज वन बहुत इंट्रूसिव रीडिंग होने लगी कि नो, उससे गलती हो गई, ये भी यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। इस दौरान दीप्ति, जो बहुत ही उत्साहित थी, वो लंदन आ गई और उसे मालूम था मेरी समस्या क्या है तीसरे आर्टिस्ट के बाद मुताल्लिक। तो वो एक शख्स की तस्वीरें लेके आई थी। उसने मुझे फ़ोन पे कह दिया था कि मैं आ रही हूँ और मुझे मैं आपसे मिलने के बाद लंदन से न्यूयॉर्क चली जाऊंगी अपने पेरेंट्स के यहाँ। तो जितने वहाँ पे मेरी बड़ी बहन की अभी शादी हुई है उसका पूरा ट्रंक उठा लाऊंगी, पूरा सूटकेस उठा लाऊंगी, नई साड़ियों वगैरह का, तो खर्चा बच जाएगा। इतना साथ दे रही थी दीप्ति। और बोली कि मैं कुछ तस्वीर लेके आऊंगी किसी की। वो लेके आई। तो वो तस्वीरें जो मैंने देखी वो प्रदीप वर्मा साहब की थी। तो मैं तो आसमान से गिर पड़ा, क्योंकि ये तस्वीरें एक ऐसे शख्स की इमेज दिखा रही थी जो मेरी जो इमेजिनेशन थी विमल के बारे में उससे बिल्कुल अलग था। विमल की परिकल्पना मैंने एक बहुत ही सीधे साधारण, थोड़े वल्नरेबल टाइप के शख्स की थी, जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। प्रदीप वर्मा साहब की जो तस्वीरें आई, मुझे याद है ज़्यादातर टी शर्ट वगैरह में थी। ही वॉज हिज सिक्स पैक्स वर प्रीटी इम्प्रेसिव। ही लुक लाइक ए वेरी हैंडसम swashbuckling हीरो। तस्वीरें ली भी कुछ इस तरह से गई थी, एक स्टार की तरह। तो मैं निराश सा हो गया बहुत। और फिर भी मैं कोशिश करता रहा लंदन में कोई और मिले। और दीप्ति न्यूयॉर्क चली गई। वहाँ से वो फ़ोन करती थी मुझे। तो फिर वो बोली, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको बुला लीजिए। पर्सनैलिटी में प्रदीप बिल्कुल वही है जो आपने सोचा है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरी उसके बारे में ऐसा मेरा अंदाज है। मैंने कहा ओके, तो फिर कैसे करें। अब मैं कि जैसा कि बताया मैंने, मेरी आदत रही थी कि मैं आर्टिस्ट को सामने बिठाकर स्क्रिप्ट खोलकर रीडिंग करवाता था। मैं बताता था कि इसको ऐसे करो। वो तो हो नहीं सकता था। ये तो नहीं हो सकता था कि प्रदीप को बुलाऊं और फिर वापस भेजूं। पैसे की बहुत कमी थी, टिकट के बहुत पैसे लगते थे एयर से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है कि प्रदीप का टेस्ट लिया कैसे लिया जाए। तो उसके लिए एक दिन मुकर्रर हुआ कि मैं उसे फ़ोन करूंगा। दीप्ति से मैंने कहा मैं फ़ोन करूंगा। उसने नंबर दे दिया था। वो किसी हॉस्टल में रहता था। तो उस दिन नंबर लग गया उसका, और उसको पहले मैसेज भिजवाई। राही मासूम रजा बहुत ही बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे, लिरिक राइटर थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनको मैं कैसे जानता था, क्योंकि उनका बेटा नदीम खान मेरी फिल्म की फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, डीओपी। और उसने, नदीम ने ये हेल्प मेरी कर दी थी कि कुछ भी करना है राही साहब के थ्रू कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो राही साहब से मैसेज भिजवाई गई उसके पास कि भाई फला वक्त विनोद पांडे आपको फ़ोन करेंगे, आप उन्हें बात कीजिए, वो फिर डिटरमिन करेंगे कि वो आपको ले रहे हैं क्या। प्रदीप ने स्टारडस्ट में एक आर्टिकल में ये लिखा, उस दिन लकीली हॉस्टल्स फोन वॉज वर्किंग। होता क्या था कि अक्सर वो फ़ोन काम नहीं करता था, पर जब उस दिन मैंने फ़ोन किया और फ़ोन गेट पे बजता था, कमरे थोड़ी दूर थे, तो वो फ़ोन चल गया उस रोज़। वो दिन थे ये जब MTNL जो आज है, उन दिनों दूसरा नाम था इसका। उसके फ़ोन अक्सर ख़राब रहते थे। एनीवे, प्रदीप लाइन पे आए।
मैंने कहा तुम करना चाहोगे, मेरी एक समस्या है प्रदीप, मैं थोड़ा सा अंदाज लेना चाहता हूँ कि तुम कैसा करोगे। क्या तुम, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे स्क्रिप्ट की लाइंस बोल के बताओगे मुझे लाइन पे। अब आप इमेजिन कीजिए, 6,000 मील का फासला है, पुराने ज़माने के फ़ोन है जिनमें वैसे भी आवाज़ की प्रॉब्लम रहती थी, उसमें मैं एक कैरेक्टर की लाइंस ड्रामेटिकली उस अंदाज में उस इमोशन में पढ़ के बता रहा हूँ, और प्रदीप उसको रिप्रोड्यूस करके मुझे सुना रहा है। समाउ उधर हुआ, कुछ ठीक कुछ गलत, कुछ इतना अच्छा नहीं, ठीक ठाक सा लग गया मुझे, कोई चारा भी नहीं था। तो मैंने फिर उस प्रदीप से पूछा, डू यू हैव ए पासपोर्ट? एंड अपने आर्टिकल में स्टार्टस में प्रदीप ने लिखा कि मैंने झूठ बोल दिया कि जी पासपोर्ट है मेरे पास। मैंने कहा तुम, वुड यू बी एबल टू लीव इन 3 days टाइम? जी हाँ मैं कर लूँगा। मैंने कहा रही मासूम रजा साहब कि यहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे टिकट का इंतज़ाम कर दूंगा मैं। अपने आर्टिकल में बाद में प्रदीप ने लिखा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं था, किसी तरह से कुछ यू नो कुछ रिकमेंडेशन लगाकर एक दिन के अंदर उसने पासपोर्ट बनवाया और फिर टिकट लेने गया, टिकट मिल गया। प्रदीप लंदन आए, उसको लेने बहुत से लोग गए, हमारे टेक्नीशियंस, और नदीम आ चुके थे, नदीम खान गए, शायद दीप्ति नहीं आई थी, वो न्यूयॉर्क में ही थी, और कुछ दिनों में शूटिंग शुरू होने वाली है। दीप्ति भी वापस लंदन उसके लिए आने वाली थी। प्रदीप को एयरपोर्ट से लेकर लोग मेरा जो दफ्तर था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, वहाँ लेके आए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बगल में था, मॉर्टिमर स्ट्रीट में। तो आए, हम सब मिले, एक किस्म का मैं अजीब ही शशोपंज की स्थिति में रहा, क्योंकि दिखने में वो ही लुक लाइक ए वेरी हैंडसम मैन, और मैंने एज आई सेड विजुलाइज किया था एक सिंपल टन। वो प्रदीप नहीं लग रहे थे, पर प्रदीप ने कहा, मुझे दीप्ति ने बताया था कि वो काम करेंगे वो ही लगेंगे आपको। एनीवेज, सब लोगों ने गर्मजोशी दिखाई, कुछ नाश्ता पानी हुआ और सब चले गए। मैं अकेला दफ्तर में रह गया। 3 फ्लोर्स में मेरा ऑफिस था। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा अब मुझे हर वीक इन सब के जो मैंने फिक्स किया है वो तनख्वाहें देनी है, पर वीक बेसिस पे प्रदीप को भी देनी है, सबको देनी है। आई होप एवरीथिंग रिमेन्स ऑल राइट। मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया, मैं अकेला उस दफ्तर में। रात का वक्त, कोई 9 बजे रहे, सब चले गए, वो पूरा इलाका, ऑफिस का इलाका खाली है, और मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा, शारीरिक रूप से शायद कुछ हो ना जाए मुझे। घबराहट सी हुई काफ़ी, और मैं धीरे धीरे पेंट्री में गया, एक चाय बनाई, उसका घूंट लिया। मैं अभी भी डिप्रेस था। अचानक मुझे एक चीज़ याद आई। एक किताब मैंने पढ़ी थी, नॉर्मन विंसेंट पील की किताब, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बाय नॉर्मन विंसेंट पील। ही इज ए फिलोसोफर एंड प्रीचर। उस किताब में जिस तरह से पील साहब ने प्रेस्क्राइब किया, बिल्कुल उसी तरह से मैं घुटनों के बल बैठ गया, और मैंने हाथ उठाए, इसे जोड़े हाथ, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो नॉर्मन विंसेंट पील साहब ने कहे थे। प्लीज गॉड, बी माई पार्टनर, प्लीज सी मी थ्रू, मैं इसको पूरा कर लूं। ये रख के मैंने चाय का एक और घूंट लिया, अपने मेन कमरे में अपनी कुर्सी में आकर बैठा। पता नहीं क्या हो गया, देखते ही देखते मैं चेंज हो गया। कहाँ से कौन सा कॉन्फिडेंस मेरी धमनियों में आ गया, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद फिल्म का काम बिल्कुल नहीं रुका, वक्त पे शुरू हुआ, वक्त पे खत्म हुआ, सारे काम पूरे होते चले गए। जर्नी में इसको याद करना बहुत आवश्यक है। कई दफ़े
एक चीज आपको चलाती है, वो है आपका जुनून और आपकी ईमानदारी। बिलीव इन द पावर दैट बी। अपने हम्बल तरीके से मैंने यही किया। अपने आप से मैं कहा करता था, या तो तख्त नहीं तो तख्ता, पर पूरा करूंगा। वही हुआ। तख्त का मतलब ये हो सकता है कि आपको बड़े प्रेज मिले, प्रशंसाएं मिले, इनाम मिले, वो हुआ। तख्ता ये होता कि लटक गए। बट गॉड वाज काइंड, ही हैड बिकम माय पार्टनर एंड ही रियली सॉ इट थ्रू। कभी कोई अड़चन आने लगी, कैसे हल हो जाती थी, वो भी अजीब ही चीज थी। दैट पावर वाज विद मी, ही वाज माय पार्टनर। आज इतना ही। प्लीज कमेंट on our video and share it. Subscribe to our channel.